भारत की तटीय सीमा। पहले तटीय सीमा देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे स्थलीय सीमा। ठीक है ना। अब तटीय सीमा को हम देखो दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। एक तटीय सीमा हो जाएगी हमारी मुख्य भूमि की, और एक तटीय सीमा हो जाएगी मुख्य भूमि प्लस द्वीप। द्वीपीय सीमा, इन दोनों को मिलाकर के कह सकते हैं संपूर्ण तटीय सीमा। संपूर्ण तटीय सीमा। देखना, ये तो हो गए कौन सी मुख्य भूमि, कौन सी हो गई ये मुख्य भूमि। अगर इसमें ये द्वीप और यहाँ पे द्वीप है, ये है अंडमान एंड निकोबार। कौन सा है यहाँ पर, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर है लक्षद्वीप। इन्हें मिला दें तो संपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है ना। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर काय की है मुख्य भूमि की तटीय सीमा, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया या मेनलैंड। कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड कितनी है, 6100 किलोमीटर। और अगर इसमें द्वीप और ऐड कर लिया जाए 61 तो हो जाती है कितनी, 75 16.6 किलोमीटर। 75 16.6 किलोमीटर। क्लियर है ना। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो मुश्किल है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर वो इतना सा पूछ ले, भारत की द्वीपीय सीमा कितनी है। देखना, संपूर्ण सीमा तो है 75 16.6, और मुख्य भूमि की है 6100। माइनस कर देंगे अपन इसमें से 6141, ये आ जाती है कितनी, 14 16.6 किलोमीटर। देख लिया सबने। अब देखना इधर ध्यान से, सबसे अच्छा प्रश्न क्या है वो। ये जो मुख्य भूमि है और ये है द्वीप सहित, इनसे कितने राज्य, हमारी तटीय सीमा पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। क्या पूछ रहा हूं, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो देखना है इधर, मुख्य भूमि की बात करें हम, मुख्य भूमि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये वाली बात, तो यहां से लेकर यहां तक कि कितने राज्य स्थित है और उसमें कितना कितने यूनियन टेरिटरी स्थित है। देखिए, देखते हैं अपन। तो यहाँ पर 9 स्टेट, कितने स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लिख लू। लिख लिया। अब जैसे 9 स्टेट तो हम देख लेंगे अभी, 2 केंद्र शासित प्रदेश देख लें पहले। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है। एक तो देखना कौन सा है, पुदुचेरी। कौन सा है,
पुदुचेरी, और एक है दादरा एवं नागर और दमन एंड दीव। दोनों एक ही हो गए। लिख लो। ये तो आपको पता ही होगा। ये कौन सा द्वीप है, ये कौन सा राज्य है? ये दादरा एवं नागर और दमन एंड दीव। आप जानते हैं ये दोनों को कब मिलाया गया था? 26 जनवरी 2020। इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। देखना इधर ध्यान से। इधर बताया दो केंद्र शासित प्रदेश, एक तो बताया कौन सा, पुदुचेरी, जिसका पहले नाम क्या था, पौंडीचेरी। एक बताया कौन सा आपको, दादर एवं नागर हवेली। साथ में एक और क्या है इसमें, दमन है। ठीक है ना। इन दोनों को तो कब मिला दिया गया? 26 जनवरी 2020, मिला के एक कर दिया। अब जानते हैं ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब जानते हैं ये किसके अधीन था? ये फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। इसे भारत में कब मिलाया गया? 1954। 1954 में कहाँ में मिलाया गया? भारत में। तो आप जानते हैं पौंडीचेरी के अंतर्गत ऐसे फ्रांस के 3 और क्षेत्र आते हैं तो पौंडीचेरी में शामिल है। एक का नाम है कराईकल, एक आता है कौन सा, यमन, और एक आता है कौन सा, माहे। इन्हें भी 1954 में ही स्वतंत्र कराया गया था और तीनों को मिला के पौंडीचेरी बना दिया गया। तो पौंडीचेरी में कितने क्षेत्र आते हैं? 3। पहले नंबर पे कौन है? कराईकल। दूसरे नंबर पे कौन है? यनम। और तीसरे पे कौन है? माहे। अब जानते हैं कराईकल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। यमन पता है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और माहे कहाँ पड़ता है? केरल में। देख लो। फ्रांस के अधीन क्षेत्र कौन कौन से होगा? एक तो ये पौंडीचेरी है, ठीक है ना, और कौन आ जाते हैं? कराईकल, यमन और माहे। आपको पता है फ्रांस के अधीन और कोई क्षेत्र था? फ्रांस के अधीन ऐसा और कौन सा क्षेत्र था जो उसके अंदर में था? या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, देखना। पहले मैं नाम देख ले अपन। फ्रांस के अधीन इनके अलावा और कौन सा क्षेत्र था? इनके अलावा ऐसा कौन सा क्षेत्र जो काय के अंडर में था? फ्रांस के अंदर। तो उसका नाम था चंद्रनगर। कौन सा था? चंद्रनगर। चंद्रनगर। जो फ्रांस के अधीन था।
देख लिया। तो फ्रांस के अधीन क्षेत्र कौन कौन से हो गए देखना है। एक तो कराईकल, यमन, माहे, इन्हें मिलाकर क्या बनाया गया पुदुचेरी। ठीक है ना। कब आजाद कराया गया इसे 1954 में, और भारत में मिला लिया गया। किसके अधीन थे ये? फ्रांस के अधीन। फ्रांस के अधीन एक और क्षेत्र कौन सा था? चंद्रनगर। चंद्रनगर को कब आजाद कराया गया, या चंद्रनगर को कब भारत में मिलाया गया? तो इसे मिलाया गया कब? 1946 में। 1946 में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का वह क्षेत्र कौन सा है जो भारत की आजादी के पहले स्वतंत्र हो गया था? कौन सा हो जाएगा? चंद्रनगर। ठीक है ना। अब हम आजाद कब हुए? भैया कब हो गया? 46 में। और ये देखा जाए तो ये किसके अधीन थे? देखो, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये पुर्तगालियों के अधीन थे। किसके अधीन थे? जैसे पश्चिमी तट देखा जाए तो उसमें फ्रांस का आधिपत्य था। किसका? पश्चिमी तट पर किसका अधिकार था? जैसे ये, तो ये है पश्चिम, ये सॉरी, ये है पूर्वी तट। कौन सा है? पूर्वी तट। और ये है कौन सा? पश्चिमी तट। इस पश्चिमी तट पर तो पुर्तगालियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? पुर्तगालियों पर। और पूर्वी तट पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का, फ्रांस का कब्जा था। तो ये अभी यार जितने नाम लेके, ये सारे के सारे कहां पर है? पूर्वी तट पर है। कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर है। अब पश्चिमी तट पर जब पुर्तगालियों का कब्जा था, वे क्षेत्र कौन कौन से थे? देखना, उनका देखते हैं कौन कौन से थे। तो ये नाम लिख ही दिए मैंने। एक और नाम था जिसका नाम था गोवा। क्या नाम था? गोवा पे भी अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। दमन एंड दीव पर भी किसका अधिकार था? पुर्तगालियों पर। दादरा और नागर हवेली पर किसका था? पुर्तगालियों का। ठीक है ना। अब ये आजाद कब कब है? ये सारे, इन सब पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाल के अधीन। पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र है ये सारे सारे। ये भी अधिकार में था, ये भी अधिकार में था, और ये भी अधिकार में था। देखना इधर, गोवा स्वतंत्र हुआ 1961 में। कब हुआ? 1961 में स्वतंत्र हुआ। कौन? गोवा। किससे आजाद कराया हमने? पुर्तगालियों से। दमन एंड दीव है ना, ये भी 1961 में स्वतंत्र हुआ। गोवा के साथ में ये स्वतंत्र हो गया था। ठीक है ना। और दादरा एवं नागर हवेली ये हुआ था स्वतंत्र 1954 में। क्लियर है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि 1954 में स्वतंत्र हो गया था, इसे भारत संघ में 1961 में मिलाया गया था। 54 से लेकर 61 तक ये खुद अपने आप में स्वतंत्र और अपनी खुद का चलाता रहा ये। बाद में से भारत में मिलाया गया 1961 में। देख लिया। क्या आपको ये पता है गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसके लिए चलाया था हमने कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था 1961 में। ना तो गोवा छोड़ने तैयार थे, ना ये दमन और दीपे, और ना दादर एवं नागर हवेली है ना, नए नए छोड़ने। ये दोनों थे ना, ये अलग अलग थे पहले। दादरा एवं नागर हवेली, पहले इसे स्वतंत्र कराया गया, अगले दिन फिर इसे स्वतंत्र कराया गया। वहां के लोगों ने मिलकर संगठन बनाया पुर्तगालियों से स्वतंत्र होने के लिए। भारत सरकार तो इनसे बात कर रही थी पुर्तगालियों से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पुर्तगालियों से बात चली, लेकिन पुर्तगाली किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम स्वतंत्र कर दें इन क्षेत्रों को और भारत को दे दें। जबकि हमारे इधर से इतना भी बोल दिया था कि आपकी संस्कृति, आपने चर्च वगैरह बनवाए होंगे, आपके नियम कानून
उनसे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ रहने नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे बीच में कहाँ। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत प्रयास भी किए। उनके क्षेत्र पुर्तगाल में जाके, लिस्बन में जाके हमने दूतावास भी खोला, एम्बेसी खोली, तो बात हो जाए वहां पर। कि मान के चलो भारत को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तुम भी अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, तो उस समय गरीब थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। भारत सरकार के बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी पुर्तगाली तो कतई नहीं माने कि हम स्वतंत्र करने के लिए तैयार हैं, और वे अपने पे आगे नहीं, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो संगठन थे, उन लोगों ने स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन चलाए थे। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन था दादरा में, उसे रात में उड़ा दिया। पुर्तगाली के कब्जे में था वह पुलिस स्टेशन के, उनके नियम कानून थे, उड़ा दिया, मर गए। और तिरंगा झंडा लहरा दिया उस पर। पहले तो जहां फ्री योजना बनाई कहां जाने की, नागर हवेली की। अगले दिन यहां गए, यहां पुलिस स्टेशन था, उसे उड़ा दिया, तिरंगा झंडा। सारे के सारे पुर्तगाली एक जगह इकट्ठे हो गए कि अपन अब लड़ेंगे, लेकिन चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया। उसके बाद उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया गया, ऐसे जाके माने। तो कहते हैं ना, रातों की भूत बातों से थोड़ी मानेंगे, बात करी उन्हें माने नहीं, जब लात देवे आए तो आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जाके भागे, भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं, हम घर जा रहे हैं। समझ में ना आ रहा था कि तुम ऐसे हो गए, समझ में आया कि नहीं आया। तो इन्हें स्वतंत्र कराया कब, 1954 में। लेकिन 1954 में स्वतंत्र कराया, और मिलाया कब इन्हें, 1961 में भारत में मिलाया इन्हें। कब मिलाया इन्हें, भारत में। समझ में आया ना। 54 से लेकर 61 तक ये अपना चलाते रहे, लेकिन इन्हें अब जैसे अलग कहे तो इन्हें कोई मान्यता नहीं मिल रही थी ना, इसलिए फिर भारत में मिला के इन्हें मान्यता दे दी गई कि आप भारत के अधीन है और भारत के ही राज्य है। समझ में आया कि नहीं आया। इन्हें ध्यान रखना कौन कौन से अधीन किसके थे, फ्रांस के अधीन कौन से थे और पुर्तगाली के अधीन कौन से थे। तो अपन तो ये पढ़ रहे थे, बस समझा दिया मैंने आपको। तो पौंडीचेरी जो था, जिसे आजकल हम पुदुचेरी कहते हैं, इसे 1961 में, और इन्हें भी बता ही दिया मैंने आपको। इन दोनों को मिलाकर एक राज्य, केंद्र शासित राज्य बनाया कब, 26 जनवरी 2020। ठीक है ना। दादर नगर जनजाति रहती है अधिकतर, आदिवासी समुदाय ज्यादा रहता है यहाँ पर। इसके कहां पर, दादर एवं नगर, इन दोनों के बीच में खम्बात की खाड़ी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश करते हैं, मुख्य भूमि को टच करते हैं। अब जाओ इधर मुख्य भूमि और द्वीपीय प्रदेश देखिए। यार 9 राज्य तो रहने ही रहने हैं, है ना, बोल दूं, 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं यहाँ पर, 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब जहां 4 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन हो जाए, 2 तो यही हो गई। एक तो हो जाएगा क्या, पुदुचेरी हो जाएगा, एक दमन एंड दीव हो जाएगा, दमन एंड दीव, दीव नाम कहते हैं ना। और इसी में एक और जुड़ गया क्या, दादरा एवं नागर या नगर हवेली। तो 2 तो ये पहले की कॉमन हो गए, पहला, दूसरा। तीसरे नंबर पे आ जाता है अंडमान एंड निकोबार, और चौथे पे आ जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। लेकिन अपन 9 राज्य दिखते हैं। तो अपन ने देखिए 9 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। देखना इधर, पहले नंबर पे तो आ जाता है कौन, गुजरात। कौन आता है, गुजरात। पहले अपन स्टेट देख लेते हैं। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे आ जाता है कौन, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आ जाता है गोवा। फिर आ जाता है कौन सा, कर्नाटक।
फिर आ जाता है अपना कौन सा, केरल। फिर आ जाता है तमिलनाडु। फिर आ जाता है कौन सा, आंध्र प्रदेश। फिर आ जाता है उड़ीसा। और फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल। एक, फिर रहना तो पहले तो देखो सब। पहले नंबर पर कौन है, गुजरात। फिर महाराष्ट्र। फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बोल के बताओ, पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथा, फिर 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 लास्ट, कितने हो गए, 9। 4 केंद्र शासित प्रदेश है, तो देखना एक केंद्र शासित प्रदेश तो यहां पड़ जाता है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली। हाँ, कौन की हवेली है थी यार, ठीक है, अमर हो गई हवेली। क्लियर है ना। एक तो ये है। दूसरे नंबर पे आप जानते हैं यहां पड़ जाता है, जिसका नाम है पुडुचेरी। दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया। तीसरे नंबर पे एक यहां पड़ जाता है, जिसका नाम है क्या, अंडमान एंड निकोबार। चौथे नंबर पे भाई साहब यहां पड़ जाते हैं, जिनका नाम है लक्षद्वीप। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनमें देखिए, अब इन देखते हैं हम। सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा, सबसे कम। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य, सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया, गोवा। 101 किलोमीटर की है इसकी, 101 किलोमीटर। और गुजरात की हो जाती है 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। गुजरात 1214, किसी किताब में 1215 मिल जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं में तो हमें 1600 भी मिल जाएगा, ठीक है, सही है 1214। गुजरात की तटरेखा कितनी है, 1214 किलोमीटर। गोवा की तटरेखा, सबसे राज्य बोल रहा हूं मैं, स्टेट, ध्यान रखना, स्टेट बोल रहा हूं, क्लियर है। दक्षिण भारत की बात चले, इस दक्षिण भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो हो जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाता है, आंध्र प्रदेश। ये लिख रहा अपना आंध्र प्रदेश। लिख देते, दक्षिण भारत का राज्य, तटरेखा सबसे लंबी।
दक्षिण भारत का राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 970 किलोमीटर के लगभग की है। समझ में आया? तो 3 क्वेश्चन हो गए तटरेखा पर। पहला, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, तो संपूर्ण राज्यों में हो गया। दक्षिण भारत का राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। क्लियर है? अब सुनना दोबारा से, सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश, सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान एंड निकोबार। तो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो लिख लेना, ये मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए। सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन? आंध्र प्रदेश, सॉरी अंडमान एंड निकोबार। सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश लिख पाएगा? सबसे कम तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीप। कौन सा है? दमन एंड दीप। सबसे कम या सबसे छोटी तटरेखा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है कि नहीं? लिख लिए सबने? गुजरात की तटरेखा इतनी लंबी है उसपे 41 बंदरगाह हैं। सोचो कितने? 41 बंदरगाह हैं गुजरात के, छोटे बड़े मध्यम सब मिलाकर 41 बंदरगाह टच करते हैं उसकी, मतलब तटरेखा पर स्थित है 41 बंदरगाह। तो मेन पढ़ेंगे उस पर, सबसे बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के हैं जिन पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है, वो पढ़ेंगे हम। आगे मैं बता रहा हूँ छोटे मध्यम और बड़े मिलाकर कितने बंदरगाह हैं? 41 बंदरगाह हैं। कौन सी बॉर्डर पर? गुजरात की तटरेखा पर। क्लियर है ना? हाँ, तो कहाँ थे अपन? सुनना, कितने राज्य टच करते हैं? 9 राज्य तटरेखा पर कितने राज्य हैं? 9। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? तटरेखा में बोल रहा हूँ है ना, सबसे छोटा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? दमन और दीप और दादर एवं नागर कब मिलाया गया? किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन होगा वो। किसके अधीन था? क्लियर है? अब हमने ये देख ली इसकी दूरी। हाँ, ये और बताइए, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि समझ गए, द्वीप छोड़कर। संपूर्ण तटरेखा भारत की कितनी है? 7516.। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखना इधर, लालो इधर देख लो पहले, है ना, इधर बनाओ मत, इधर देखो तुम। ये तो हमने देख ली कि इन्हें मिला के, भाई साहबों को मिला के और इधर इन्हें मिलाकर कि पूरी पूरी हो जाती है कितनी? 7516.6 किलोमीटर। क्लियर है? ये तो तटरेखा की लंबाई हो गई, है ना? अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे उसमें? अब हम यहाँ पे ये देखेंगे भारत की जलीय सीमा। क्या देखेंगे? तटरेखा वाला काम अलग है, तो तट देखा हमने। जलीय सीमा तो जल में मिलेगी कि नहीं, है ना? तो हम जल में कहां तक विस्तार करते हैं? अब हमारे इधर जल लगा, यहाँ पर है कौन सा? अरब सागर। कौन सा सागर है? इधर है कौन सा? बंगाल की खाड़ी।
आओ और चिल्ला जाओ, कमाइए सुनाइए हमें। कौन चिल्लाया था? बंगाल की खाड़ी, और नीचे पड़ जाता है कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो यहां पर भारत इधर, इधर और इधर कहां तक विस्तार करता है, तो उन्हें हम देखेंगे तो ये कहलाएगी भारत की जलीय सीमा। एक चीज और, हमें ये लाइन खींची हमने, हाँ या ना, खींची या नहीं? तो ये देखिए, हम तो सीधी कहते हैं, मैप भी देखिए आपको सीधा ही मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन हम जानते हैं ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल भगवान ने काट के बर्फी को बनाता हो बिल्कुल वी शेप में, ऐसा ही होगा क्या? ये तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कहीं ऐसा निकल गया होगा, ऐसा ही होगा कि नहीं? ऐसा इधर हो रहा होगा, हाँ या ना? तो ऐसा ना बना के हम तो सीधा बनाते हैं कि नहीं? तो ये जो सीधा बनाते हैं, या जो सीधी लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं? समझ में आए ना? ये जो सीधी लाइन खींच देते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं? अब जी मत कहना तट कहते हैं, तट तो जो भी होंगे ना, जो सामने तट ही होंगे ना, हाँ या ना? अरे तालाब के पास और नदी के पास चले जाओ तो तट ऐसे ही मिलेंगे, तो इन्हें सब क्या गए हम? तट, हाँ या ना? कहते हैं कि नहीं कहते? तो ऐसी जगह होगी, फटी फटी होगी कि नहीं? मैप आप देखो तो ऐसा ही होता है, कोई सा मैप उठा के देखो, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? भाई फिजिकल मैप उठाओ तो बात एक अलग है कि वहां हम देखते हैं, पॉलिटिकल मैप में तो सब में ऐसी लाइन मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? इस लाइन को क्या कहते हैं? इसी लाइन से हम देखेंगे क्या? भारत की जलीय सीमा। अब इस लाइन को क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना?